डेटा के लिए किस तरह के काम के लिए कैसे प्लॉट्स की जरूरत है। जैसे अगर आपको टाइम के साथ कोई चीज कैसे फ्लक्चुएट कर रही है वो दिखाने के लिए लाइन चार्ट्स अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उसके लिए आपके बार चार्ट अच्छे होते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी न्यूमेरिकल डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हिस्टोग्राम्स अच्छे होते हैं। अगर आपको किसी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि कौन सा डेटा कहाँ कितना है, किस रेंज में ज्यादा डेटा है, किस रेंज में कम डेटा है, तो उसके लिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स होते हैं। ऐसे अलग-अलग तरह के प्लॉट्स हैं जो अलग-अलग कैटेगरीज में काम करने के लिए। मैटप्लॉटलिब में तो थोड़े से प्लॉट्स हैं मेजरली हमारे पास। इसके अलावा मैटप्लॉटलिब के अलावा वो तो मैं आज और कल थोड़ा सा ही कराऊंगी मैटप्लॉटलिब, ज्यादा हम करेंगे सीबॉर्न, क्योंकि सीबॉर्न में जो प्लॉट्स बनते हैं उनकी लुक एंड फील बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है एज कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब। बट सीबॉर्न में मैटप्लॉटलिब में बेसिक जैसे नंपाई में एक्सपांडर्स है, ठीक है। इसके अलावा प्लॉटली भी है, कई बार प्लॉटली भी यूज की जाती है विजुअलाइजेशन प्लॉट्स। पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप विजुअलाइजेशन बनाएं। जब आप विजुअलाइजेशन बनाएं तो आपका फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि मैं इसको बहुत सुंदर बनाऊं। एक बार होता है ना, हम उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। बहुत अट्रैक्टिव जो आप विजुअलाइजेशन बनाएंगे वो जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुली जो डेटा कन्वे करना चाहता है वो कन्वे कर रही हो या नहीं, ठीक है। जैसे आपने उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कलर डाल दिए, बहुत ज्यादा फैंसी चीजें डाल दी, वो फैंसी चीजें क्या कर रही हैं, बंदे को आपके डेटा से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपने बहुत सारे कलर डाल दिए, डेटा पे फोकस ज्यादा नहीं जा रहा, ज्यादा उसकी विजुअल अपील पे जा रहा। तो आपको विजुअलाइजेशन बनाते समय कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पहले आपने अपने चार्ट्स में कुछ भी जंक नहीं ऐड करना, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी। इट शुड बी प्रिसाइज एंड क्रिस्प, सिर्फ डेटा वही दिखाए जो आप कहना चाहते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। काम करते समय स्केल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप रॉन्ग स्केल चूज करोगे, क्योंकि चार्ट देखते समय हम प्रोपोर्शंस पे ध्यान देते हैं, अगर आप रॉन्ग स्केल यूज करोगे तो हो सकता है कि आप डेटा को कहना चाह रहे हैं वो सही से विजुअली इफेक्टिव ना हो, ठीक है। तो आप स्केल्स को अच्छे से यूज करें। तीसरा, हर तरह के चार्ट्स की अपनी अपनी यूटिलिटी है। जैसे पाई चार्ट क्या करता है, प्रोपोर्शन दिखाता है कि इस प्रोपोर्शन में, इस कैटेगरी में इतना प्रोपोर्शन ऑफ डेटा इसमें। पर पाई चार्ट तभी तक सूटेबल है अगर आपकी 4-5 कैटेगरीज हो। अगर बहुत ज्यादा कैटेगरीज हो तो पाई चार्ट सूटेबल नहीं है। तो आपको देखना है कि वो आप दिखाना चाहते हो इसलिए कौन से टाइप का चार्ट यूजफुल है, आप वो चार्ट। ये विजुअलाइजेशन के कुछ बेसिक थंब रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, फिर जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो डैशबोर्ड बनाते समय ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा चार्ट ऊपर रखना है, कौन सा नीचे, डैशबोर्ड पूरा कैसे प्लान। उसके लिए आप देखेंगे बहुत सारे डैशबोर्ड्स का, आपको सेल्स के डैशबोर्ड का आपको एक लेआउट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देख पाएंगे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेफ्ट पे रखना है, कौन सी राइट पे रखना है, कौन सी नीचे रखना है। जिस चीज पे आप सबसे पहले चाहते हो कि कस्टमर का फोकस जाए उसको आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। जो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको नीचे रखेंगे। अच्छा, चार्ट्स में भी फर्दर फिल्टरिंग की ऑप्शन देंगे या जूम इन करने की ऑप्शन देंगे ताकि बंदे को ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो जूम इन कर सके उस तरह का, ठीक है। तो ये थोड़े से विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो डिजाइन से ज्यादा आप ध्यान इस बात पे दें कि हमें कन्वे क्या, हमें दिखाना, उस बात पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम मैटप्लॉटलिब यूज करके कैसे विजुअलाइजेशन क्रिएट। इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है तो हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as import matplotlib dot pyplot as, ठीक है। सबसे पहला प्लॉट मैं बनाना चाहती हूँ, डेटा के लिए मैं
नंपाई भी इंपोर्ट कर लेती हूँ और पार्ट अलग अलग तरह का डेटा उठाना होगा, ठीक है। तो ये मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट पहला विजुअलाइजेशन में बना रही हूँ। मैंने लिखा x1 is equal to np dot a range, np dot a range 0 से लेके 20 के बीच में 20 गैप्स बनाओ, 0 से लेके 20 के बीच में 20 गैप्स ए रेंज में लेंस स्पेस np dot लेंस स्पेस। पता ना आपको लेंस स्पेस क्या पता है? 20 डिविजन्स बना देंगे, 20 0 से 21 ठीक है, ये इसमें 20 डिविजन्स। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे x एक्सिस पे दिखाना है, y एक्सिस पे क्या दिखाना है वो आप देखो, जैसे मैंने लिखा x1 प्लस सारे एलिमेंट्स में 10 10 मैंने क्या कर दिया ऐड, ठीक है। y1 is equal to x1 प्लस, अब मुझे इनके बीच में प्लॉट तो मैंने क्या लिखा plt डॉट प्लॉट, plt डॉट प्लॉट, ठीक है। प्लॉट क्या, x एक्सिस पे क्या दिखाना है, y एक्सिस पे क्या दिखाना है, ये आपने स्पेसिफाई, x एक्सिस पे क्या चाहिए, y एक्सिस पे क्या चाहिए वो आपने स्पेसिफाई, ओके। बिल्कुल सिंपल लाइन प्लॉट बनाएगा, plt डॉट शो, प्लॉट को शो, plt डॉट प्लॉट, इससे आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। पहले बताना है x एक्सिस पे क्या चाहिए, फिर बताना है y एक्सिस पे क्या चाहिए, और plt डॉट आप रन करके देखो, ये आपकी एक लाइन लीनियर रिलेशनशिप है ना, y is equal to mx plus c, ठीक है। तो आपकी इंटरसेप्ट आ गई 10, 10 इंटरसेप्ट से ये स्टार्ट हो गया और ये कांस्टेंट रेट आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मैंने पहले y1 दिया होता और बाद में x1 दिया होता, अगर मैंने इधर y1 दिया होता और इधर x1 दिया होता तो x एक्सिस पे ये वैल्यू आती और y एक्सिस पे, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट बेसिक लाइन प्लॉट plt डॉट प्लॉट, जो आपने डेटा प्लॉट करना है plt डॉट, ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने एक ग्राफ में एक ही प्लॉट, मान लो कि मुझे एक ही ग्राफ पे मल्टीपल प्लॉट्स बनाने, मुझे एक ही ग्राफ पे मल्टीपल प्लॉट्स बनाने, मैंने क्या किया, मैंने लिखा x1 is equal to np डॉट a रेंज 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 तक का रेंज, ठीक है। पहली बार मैंने प्लॉट किया x1 और x1 और x1 के बीच सेम वैल्यू, लीनियर रिलेशनशिप, परफेक्ट लाइन आ जाएगी, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, परफेक्ट एक लाइन आ जाएगी, ओके। अच्छा, अगर आप इस लाइन का कलर वगैरह कुछ मॉडिफाई करना चाहो, इसका डिजाइन थोड़ा मॉडिफाई करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो कलर, पहले कलर कोड ब्लू, ग्रीन, रेड जो भी आपने देना है, फिर मार्कर कैसे रखना है, डॉट से मार्क करना है कैसे, और फिर लाइन टाइप कैसे, तो आप देखो ब्लू कलर आ गया, मार्कर्स आ गए, जहां वैल्यू वहां मार्कर आ गया डॉट, और लाइन कैसे बन गई हाइफन वाली लाइन, ठीक है। ऐसे आप अलग अलग डिजाइन्स बना सकते हैं, ठीक है।
और x1 के स्क्वायर। सेकंड प्लॉट मुझे किसमें प्लॉट करना है, x1 में और x1 के स्क्वायर 1 4 9। ठीक है, इसको कुछ अलग कलर देते हैं, ग्रीन कलर स्टार्स और हाइट। ये देखो आपका ये दूसरा प्लॉट, इसी ग्राफ में दूसरा प्लॉट है। ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये आपका क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक कैसे होगा ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो कि मैं इसी में ही क्यूब का रिलेशनशिप भी दिखा दूं। मैंने बोला x1 और x1 रेज़ टू पावर 3, ये भी दिखाना है, येलो कलर से दिखाना है, कैरेट सिंबल और ये क्यूब का रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, नीचे विजुअलाइजेशन देखो, ये आपका किसका रिलेशनशिप आ गया। अब क्या मान दो मैंने ये तीनों चीजें एक ही ग्राफ में दिखाई ना। अब इससे क्या हो गया कि ये जो y एक्सिस का स्केल है ये बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि क्यूब तो 10 का 1000 होता है, तो अब मुझे y एक्सिस में 1000 तक शो करना है। जब मैं y एक्सिस में 1000 तक शो कर रही हूँ तो ये लीनियर वाला रिलेशनशिप तो अच्छे से शो ही नहीं हो पा रहा। इवन आपको क्वाड्रेटिक वाला रिलेशनशिप भी कहाँ अच्छे से शो होगा। ठीक है, तो जब आप एक ही चार्ट में बहुत सारी चीजें दिखाते हो, अगर तो वो सेम स्केल पे तो ठीक है, और अगर उनका स्केल डिफरेंट है तो फिर आपका वो इफेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन नलिफाई होगा। ठीक है, अगर मुझे सही से दिखाना था तो मुझे क्या करना चाहिए था, एक साथ 3-4 प्लॉट्स बनाने चाहिए। एक ही प्लॉट में नहीं दिखाना चाहिए, मुझे सब प्लॉट्स बनाने चाहिए। एक प्लॉट लीनियर रिलेशनशिप के लिए, एक क्वाड्रेटिक के लिए, एक क्यूबिक के लिए, ऐसे बनाना चाहिए, अलग-अलग प्लॉट्स बनाना चाहिए, ताकि सबकी रेंज अलग-अलग होती तो सबका y एक्सिस अपने अकॉर्डिंगली होगा और सारे रिलेशनशिप मुझे क्लियरली दिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, एक में बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं जब दोनों का x और y सिमिलर रेंज में तब बना सकते हैं। ठीक है, पर ऐसे केस में ये बनाना वाइज नहीं। क्लियर है, समझ आ गया। अब देखते हैं, अभी तो मैंने ये एक फिगर एक प्लॉट बनाया, अब मैं सब प्लॉट्स कैसे बना सकती हूँ। एक ही फिगर को 4 प्लॉट्स में डिवाइड करूँ, एक में कुछ और दिखाऊं, दूसरे में कुछ और दिखाऊं, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत +2 का मैथ्स याद हो तो आपको याद होगा साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, टैन का ग्राफ कैसा होता है। तो वो साइन कॉस टैन के ग्राफ्स हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट math x1 is equal to np dot linspace linspace 0 से लेके math dot pi into 2, 0 से लेके 360 के बीच में, 0 से लेके 360 2 पाई होता है ना। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में 0.05 का है। देखो x1 में क्या वैल्यूज आई, सॉरी इसमें तो वो होता है कि कितने गैप से बना रहे हैं, 0.45 0.57 1.14 1.71 ये ऐसे। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 ना, तो 3.14 का डबल 5 तक
0 का साइन आ जाएगा, 0.57 का साइन आ जाएगा, 1.41 का साइन आ जाएगा, हर किसी का साइन की वैल्यू कैलकुलेट होके जो आप डिग्री में काम करते हो 45 डिग्री रेडियंस में उसकी वैल्यूज ऐसी होती है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया साइन। ऐसे y2 में मैंने क्या बोला np डॉट cos ऑफ y3 में मैंने डाला np डॉट tan ऑफ x1, ठीक है। और y4 में मैंने डाल दिया tan h, हाइपरबोलिक tan, ठीक है। ये मैंने चारों चीजें निकाल y1 y2 y3 और y4 ये मेरे पास वैल्यू। अब मुझे क्या करना है इन चीजों को, प्लॉट्स में शो, अलग-अलग प्लॉट्स बनाने हैं क्योंकि हर किसी की रेंज अलग-अलग है, तो हर किसी के अलग-अलग तरह के प्लॉट्स होते हैं। तो मैंने लिखा फिगर कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू plt डॉट सब प्लॉट्स, plt डॉट सब प्लॉट्स 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, 4 सब प्लॉट्स आपके बन जाए, ठीक है। 4 सब प्लॉट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, 2 रोज 2 कॉलम्स। एक्सिस ऑफ 0, 0, एक्सिस ऑफ 0, 0, 0 रो 0 कॉलम। यहाँ पे मुझे क्या प्लॉट करना है, इसमें मुझे साइन का ग्राफ प्लॉट x1, ठीक है, x1, एक्सिस ऑफ 0, 0 डॉट सेट टाइटल साइन ग्राफ, ये मैंने इसका 0 रो 0 कॉलम, ठीक है। ऐसे ही 1 पे मुझे दिखाना है कोसाइन, जीरो 1 यहाँ पे मुझे दिखाना है कोसाइन, ठीक है। 1, 0 यहाँ पे मुझे दिखाना है tan, ठीक है। और 1, 1 यहाँ पे मुझे दिखाना है हाइपरबोलिक tan, हाइपरबोलिक, ठीक है। ये मैंने चारों जगह जो जो इंफॉर्मेशन शो करनी है वो मैंने उठा लिया, ठीक है। plt डॉट शो, आप देखना आपका जो मेन प्लॉट है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा, एक में साइन का ग्राफ आएगा, एक में कॉस का, एक में tan का और एक में क्लियर है। ये 3 लड़कियां, साइन का ग्राफ है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे देखेगा भी ये ग्राफ, साइन का ग्राफ, कॉस का ऐसे चलता है 1 साइन cos 0 1 होता है और 4 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपके
तो क्या चार बड़ा नाइस अलग है। अलग, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैंने जो क्यूब क्वाड्रेटिक वाला भी बनाया था, अगर वो भी मैं इसी तरीके से बनाती तो क्या होता, चारों की अलग अलग रेंज आती। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस तो सबका सेम है, बट वाई साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, tan की वैल्यू अलग रेंज में चलती है, तो tan के लिए उसने अलग दे दी, ठीक है। तो इसमें सब प्लॉट्स बनाने से फायदा ये होता है कि हर किसी का एक्स और वाई एक्सिस अपने हिसाब से अलग अलग, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आपको सब प्लॉट्स एक और तरीके से ऐड करके बताती हूँ। उस तरीके में हम यही बनाते हैं, स्क्वायर क्यूब और क्वाड्रेटिक वाला रिलेशनशिप, बट इस पर थोड़ा सब प्लॉट्स के साथ। x1 is equal to np dot a range 1 to y1 is equal to x1 is equal to y2 is equal to x1 raised to r. Figure is equal to PLT dot figure. आपने ग्राफ कितना बड़ा बनाना है, प्लॉट कितना बड़ा बनाना है, फिक्स साइज is equal to 15, 10, ये हमारी आ गई। अब इस फिगर में मुझे ऐड करना है सब। एक्सिस 1 is equal to figure dot add subplot, add subplot, ठीक है। जैसे कई बार पहले से डिसाइडेड नहीं होता ना, बाद में आप सबप्लॉट ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे फिगर बना लो पहले, फिर फिगर के अंदर ऐड करो सबप्लॉट, ठीक है। एक रो, दो कॉलम और ये उनमें से फर्स्ट कॉलम, एक रो बनेगी, दो कॉलम बनेंगे और ये उनमें से फर्स्ट है। एक्सिस ऑफ 1 डॉट प्लॉट क्या, x1 कॉमा रेड कलर से प्लॉट करें, स्क्वायर्स के साथ प्लॉट करें, लाइन ड्रॉ ऐसे, ठीक है। एक्सिस 1 डॉट सेट टाइटल क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मैंने बनाना है क्यूबिक, दूसरा मैं बनाऊंगी एक्सिस 2 इज इक्वल टू एक रो, दो प्लॉट्स और ये सेकंड वाला। एक्सिस 2 में मुझे प्लॉट करना है x1 और ब्लू कलर से डॉट के साथ, इसको मैंने टाइटल दे दिया क्यूबिक, ये क्यूबिक, ठीक है। PLT डॉट शो, ये इस ग्राफ को शो, दो सब ग्राफ बन जाएंगे। ये ऑप्शन नहीं आता, रन करके देखो, ठीक है, रन करके देखो। पहली लाइन बन गई, पहला बन गया क्वाड्रेटिक का रिलेशनशिप और दूसरा बन गया क्यूबिक का रिलेशनशिप। जो क्वाड्रेटिक वाला है उसमें रेंज कहां से कहां तक है और जो क्यूबिक वाला है उसमें रेंज कहां से कहां, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सब प्लॉट्स
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई CSV फाइल पड़ी है, फाइल में डेटा पड़ा है, उस फाइल का डेटा मैं आपको प्लॉट कर देती हूँ। जैसे मेरे पास क्या? एक फाइल पड़ी है गैस प्राइस, अलग अलग कंट्रीज में गैस प्राइसेस क्या ईयर, ये उस ईयर में इस कंट्री में गैस का प्राइस क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, अलग अलग कंट्रीज। ऐसे ही अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कंट्रीज की गैस की प्राइस बताइए, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा है, इस ईयर में इतना, इस ईयर में इतना, तो लाइन प्लॉट पे दिखाना पड़ेगा। और लाइन प्लॉट पे मैं चाहती हूँ, क्योंकि इसमें तो x और y एक्सिस दो सबका ऑलमोस्ट बराबर ही है ना, तो मैं एक ही प्लॉट में हर कंट्री का गैस प्राइसेस दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसमें इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, इसमें इंक्रीज कम, ठीक है। तो इस एक्सेल फाइल को हम उठाते हैं, CSV फाइल को उठाते हैं और इसमें से डेटा गैस अंडरस्कोर प्राइसेस left if we put to pd dot read CSV gas prices, ठीक है। ये मेरी CSV फाइल आ गई, ये डेटा ये और बाकी कंट्रीज का, ठीक है। अब मैं इसमें से प्लॉट करना चाहती हूँ, पहले x एक्सिस पे ईयर और y एक्सिस पे मान लो कनाडा के गैस, ठीक है। तो मैंने लिखा plt डॉट प्लॉट, x एक्सिस पे क्या चाहिए, डेटा फ्रेम का कौन सा डेटा, ईयर वाला, ठीक है। और y एक्सिस पे क्या चाहिए, डेटा फ्रेम का कनाडा, प्लॉट कर देगा, प्लॉट कर देगा plt डॉट शो। ये देखो ईयर वाइज गैस प्राइसेस कनाडा में, ईयर वाइज गैस प्राइसेस। अब इस विजुअलाइजेशन से आपको बहुत क्लियरली पता चल जाए कि 2002 के बाद गैस प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली कनाडा में, ठीक है। अच्छा, अभी ये x एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वो क्या करता है कि डिवाइड कर देता है, जितना भी डेटा है उसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करता है। अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे ना आए, स्पेसिफिक ईयर्स मैंने रखने हैं, वही वही आने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, plt डॉट xfix, x एक्सिस पे क्या डेटा दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए xfix आप अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला डेटा फ्रेम का जो ईयर वाला कॉलम है ना, इस पे स्लाइसिंग रहे, शुरू से लेके एंड तक 3 का है। जो फर्स्ट ईयर है वो आएगा, फिर उससे 3 साल छोड़ के अगला आएगा, फिर उससे 3 साल छोड़ के अगला। xfix 1990, 93, 96, 99, 2000, ऐसे एक एक का गैप दो, दो का गैप दो, वो आपकी सारे दिखाओ, वो आपकी xfix, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं plt डॉट x लेवल, x एक्सिस में आपने लिखा ईयर, plt डॉट y लेवल, y लेवल में आपने लिखा गैस प्राइस, ठीक है। अगर वो किसी स्पेसिफिक करेंसी में है तो वो भी, ठीक है, क्लियर है। ये मेरा ग्राफ, x एक्सिस पे ईयर आ गया, y एक्सिस पे गैस प्राइसेस आ गए, ये मेरे पास कनाडा का, ठीक है। अब मैंने बोला सिर्फ कनाडा का क्यों, सारी कंट्रीज
इसका आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं यहाँ पे बार बार लिखूं plt डॉट प्लॉट, एक्स एक्सिस पे तो ईयर ही रहना है और वाई पे कंट्री का नाम बदल दूं, या फिर मैं लूप लगा सकती हूँ, ठीक है। कैसे, फॉर ऑल इन df डॉट कॉलम्स, डेटा फ्रेम में कॉलम्स होते हैं ना, एक सेकंड पहले ना, एक सेकंड मैंने पहले आपको df डॉट कॉलम्स प्रिंट करा ताकि आपको पता चल जाए कॉलम्स में आ फिर लूप df डॉट कॉलम्स लागू नहीं लगेंगे। ये आपके कॉलम्स के नाम, ये सारे के सारे कॉलम्स के नाम आ गए ना। df डॉट कॉलम्स से क्या आ गया, कॉलम्स के नाम। तो मुझे क्या करना है, हियर को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स के लिए बार बार प्लॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ऑल इन df डॉट कॉलम्स, or call in df dot, if call is not equal to, here तो x axis पे है ना, उसके अलावा बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उन सब के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। पहली बार कॉलम में आया ऑस्ट्रेलिया, तो क्या हो गया, हियर और df का कॉलम ऑस्ट्रेलिया के साथ प्लॉट हो गया। दूसरी बार कॉलम में आया कनाडा, फिर हियर का कनाडा के साथ प्लॉट हो गया। ऐसे अलग अलग प्लॉट्स, ठीक है। सारे कंट्रीज के साथ प्लॉट, हियर है, देखो ये सारे कंट्रीज के प्लॉट्स आ गए, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कलर किस कंट्री का है, तो उसके लिए मैं plt डॉट लेजेंड कर दूंगी। लेजेंड्स हो गया ना ग्राफ में, लेजेंड लिख देगा ऊपर, कौन सा कंट्री, plt डॉट लेजेंड पे बॉक्स तो बन गया है, नो आर्टिस्ट विद लेबल्स फाउंड, लेबल्स में मुझे कंट्रीज के नाम डालने लेबल्स, एक लिस्ट ली, लेबल्स डॉट अमेंड, हर कॉलम का नाम मैंने लेबल्स में अमेंड कर दिया। अब plt डॉट लेजेंड, plt डॉट लेजेंड, plt डॉट लेजेंड, एक सेकंड, आई थिंक ये आ गया, कौन से ब्लू लाइन किसको डिपिक्ट कर रही है और ऑरेंज किसको डिपिक्ट कर रही है, ये लेजेंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ के अंदर बहुत सारा डेटा, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अभी आपने सबका दिखाया,
भी मुझे स्पेसिफिक 3 कंट्रीज का दिखाना है, तो मैं लिखती यहाँ पे उन कंट्रीज का नाम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ठीक है। फॉर कॉलम इन LST PLT डॉट प्लॉट। अब ये जो मेरी लिस्ट में से कॉलम्स आते सिर्फ उन्हीं के साथ में, सारे कंट्रीज के साथ नहीं करता, जो स्पेसिफिक 3 मैं लिस्ट में डाले सिर्फ उन्हीं के साथ। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हो। जब सारा काम कर लिया, इसके बाद इसमें सेव पिक भी करना है। अगर आपने इस विजुअलाइजेशन को एज एन इमेज सेव करके रखना है, सेव पिक abc1.pic, तो ये आपके पास इस नाम से फिगर भी इमेज सेव हो जाएगी आपके मशीन। ठीक है, जो आपने विजुअलाइजेशन बनाई वो इमेज फॉर्म में क्या हो जाएगी, सेव। ठीक है, ऐसे आप रन किया, ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा का। इससे यू कैन एज्यूम कि जर्मनी में गैस प्राइसेस हमेशा बहुत हायर रहे एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज के, और आप इससे एज्यूम कर सकते हो कि 2002 के बाद जो इंक्रीज आया वो यूनिवर्सल है, वो सारे कंट्रीज पे, इसके बाद यूनिवर्सली गैस प्राइसेस। तो ऐसे आपको कंक्लूजन मिलती हैं फ्रॉम। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक तरह के प्लॉट्स किए हमने, लाइन प्लॉट्स। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, आप हिस्टोग्राम्स कैसे बना सकते हैं। आप हिस्टोग्राम्स कैसे बना सकते हैं? हिस्टोग्राम किस चीज के लिए यूज होता है? न्यूमेरिक डेटा। जैसे मुझे दिखाना हो कि मेरी क्लास में 40 to 50 मार्क्स वाले कितने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 40 to 50 के कितने बच्चे, 50 to 60 में कितने बच्चे, न्यूमेरिकल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का ही एक तरीका होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, बिन्स में डिवाइड कर देते हैं और उन बिन्स के हिसाब से ये दिखाता है कि इस बिन में इतना डेटा आ रहा है, इस बिन में इतना डेटा आ रहा है, इस बिन में इतना। ठीक है, हिस्टोग्राम इस तरह का प्लॉट है। याद है ना सबको हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बनाते समय ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे अलग अलग बार्स बनते हैं और बिन्स में आपका डेटा क्या होता है, डिवाइड। अब हिस्टोग्राम के कुछ दिखाने के लिए ठीक है, पर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी। क्या बेनिफिट है? जैसे मैंने बिन बनाया 60 to 70 का, उसने मुझे बता दिया कि मेरी क्लास में 15 बच्चों के मार्क्स 60 to 70 में, पर उसने ये नहीं बताया कि वो 70 के क्लोज ज्यादा है या 60 के क्लोज ज्यादा। मतलब उसने 60 और 70 को एक ही तरह इवैल्यूएट कर दिया। Whereas हो सकता है ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 67, 68, 69, more leaning towards 70। इसी के कंपैरिजन में अगर मैंने बिन का साइज 5 का लिया होता, 60 to 65 और 65 to 70, तो मेरे हिस्टोग्राम की शेप टोटली अलग होती। तो उसमें 65 to 70 में बहुत सारा डेटा होता और 60 to 65 में हो सकता है डेटा नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली हिस्टोग्राम क्या करता है, बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे अगर आपको पेपर के ग्रेड्स मिलने लगता है, तो आप 90 स्कोर करो तो भी एक ग्रेड है, और अगर 100 स्कोर करो तो भी एक ग्रेड है। तो 90 और 100 वाले बच्चों को एक ही ब्रैकेट में लाने वाली बात है। तो वही प्रॉब्लम होती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर दिखाता है, पर वो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनल डिटेल्स के ऊपर वर्क नहीं करता कि कहां पे एक्चुअली डेटा है। वो सिर्फ एक ब्लॉक बनाता है। ठीक है, उसकी जो शेप है वो बिन की विड्थ के साथ बहुत ज्यादा
वेरी करती है। अगर आप पिन की विड्थ बड़ी करोगे तो अलग तरह की शेप बनेगी, पिन की विड्थ छोटी करोगे तो शेप अलग। ठीक है, तो हमारे पास सीबॉन में तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम से कम 10-15 तरह के क्लॉथ्स। इंस्टाग्राम का सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी था। अब देखो इसमें दिखाएंगे क्या। मेरे पास FIFA data.csv फाइल, ये मैंने आपको कल भी दिखाई। इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, प्लेयर्स के बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, फुटबॉल प्लेयर्स की फाइल। अब इसमें ना एक कॉलम है ओवरऑल, ओवरऑल रैंकिंग है कि हर प्लेयर की ओवरऑल रैंकिंग है। लॉग पहली 5 रोज, कॉलम कौन सा चाहिए देखना, ये ओवरऑल वाला कॉलम, ओवरऑल प्लेयर की रेटिंग 1 to 100 के बीच में ओवरऑल प्लेयर की रेटिंग। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। कितने प्लेयर्स की रेटिंग 40 to 50 के बीच में है, कितने की 50 to 60 के बीच में है, ऐसे अलग अलग बिन्स में डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिन्स इज इक्वल टू बिन्स की वैल्यू 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये मेरे बिन्स। बिन की विड्थ कितनी कितनी रखी है मैंने, 10 की विड्थ रखी, 40, 50, 50 to 60, 70। ठीक है, PLT डॉट एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है, एक्स एक्सिस पे दिखाने हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाने हैं 40, 50, 60। वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है, तो फीफा का ओवरऑल वाला। अब ये विन्स के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा, मुझे खुद काउंट्स नहीं करने पड़ेंगे कि 40 to 50 में कैसे, क्योंकि इसे वाई एक्सिस पे दिखाना नंबर ऑफ प्लेयर्स है। ठीक है, तो ये अपने आप काउंट करेगा कि इस बिन में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, इस बिन में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, मुझे नहीं करना। ठीक है, वो मैथमेटिकली गुड काउंट। ओके, PLT डॉट एक्स लेवल में आ जाए फ्रेंड्स या स्किल लेवल, स्किल लेवल, और बाय एक्सिस में आ जाए नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस स्किल लेवल के कितने नंबर ऑफ। ये आपके पास एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, देखो रन करके इस टाइप इसके कुछ और आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो मैंने दिए थे, कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस टाइप रहने दे यार, बड़ी दर्द हो रही है पहले जय की वीडियो। टायर बड़ी दूर रखना पड़ेगा, टायर बड़ी दूर रखना पड़ेगा।
मैं तो इस साइड बैठा था, तो कैमरा तेरा इस साइड उस साइड होना चाहिए था फ़ोन का। उल्टी हो जाएगी वीडियो। यूट्यूब पे अपलोड होके फीचर काम नहीं करता। मैडम को खबर करूँ, अंधेरे में मैडम। पूरा दिमाग लगाती हुई मैडम। ये देखो, ये आपका इस टाइप से होता है। ये नेम डॉक्यूमेंट का बिन्स इज इक्वल टू बिन्स। ये देखो 40 to 50 में कोई प्लेयर नहीं है, 50 to 60 में कोई प्लेयर नहीं है, 60 to 70 में मैक्सिमम प्लेयर्स हैं, 70 to 80 में इतने प्लेयर्स हैं, 80 to 90 में इतने प्लेयर्स हैं और 90 से अबव भी बहुत कम। ठीक है, तो इसने मुझे क्या बता दिया, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जिनका स्किल लेवल किस रेंज में। अब अगर मैं इस डेटा को देख के विन साइजेस बदलना चाहूँ तो मैं बदल सकती हूँ। 60 to 60 ऐसे 90 to 95 कर दिया और 95 to 100। ये अब इसकी शेप 60 65 70 इसमें इतना डेटा है, 70 to 80 के बीच में इतना डेटा है, 80 to 90 के बीच में इतना डेटा है और 90 to 95 में इतना है और 95 to 100 में तो बहुत ही कम। ठीक है, ऐसे आप क्या बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम का ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया। ड्रॉबैक क्या है कि एक ब्रैकेट में क्लब अप कर देता है। ठीक है, और इसमें हिस्टोग्राम की टाइप्स अलग-अलग हैं। इस टाइप से आप इसको स्टेप फॉर्म में दिखा सकते हैं। स्टेप फॉर्म में दिखाओगे तो ऐसे स्टेप्स की तरह आते हैं, ऐसे स्टेप्स की तरह। वो तो विजुअली जैसे दिखाना है उसके लिए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आप बना सकते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कब यूज करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए यूज। अब नेक्स्ट हम करते हैं पाई प्लॉट बनाते हैं। अब जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स का प्रेफर्ड फुट होता है, कोई लेफ्ट फुट से खेलता है, कोई राइट फुट से। इस डेटा सेट में एक कॉलम है FIFA.log, पहली 10 रोज का प्रेफर्ड कर टच लेफ्ट राइट, ज्यादातर प्लेयर्स राइट वाले, कुछ प्लेयर्स लेफ्ट वाले भी होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज जहां पे डेटा 2, 3 या 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा हो, तो प्रोपोर्शन दिखाने के लिए हमारे पास पाई चार्ट बहुत यूजफुल है। पाई चार्ट में दिखाने के लिए लेफ्ट वाले कितने और राइट वाले। ठीक है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा डेटा निकालना। लेफ्ट इज इक्वल टू FIFA में से वो रिकॉर्ड्स निकालो जिनका प्रेफर्ड फुट इक्वल टू लेफ्ट है, उनके आईडी का करो count। ये मेरे पास लेफ्ट प्रेफर्ड फुट वाले कितने लोग हैं उनका काउंट, कितने लोग हैं जो लेफ्ट फुट से खेलना पसंद करते हैं उनका। ठीक है, आप चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितना। 3539 प्लेयर्स हैं जो लेफ्ट से खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं राइट का डेटा निकाल लेती हूँ। राइट इज इक्वल टू वो रिकॉर्ड्स काउंट कर लिए जिनका प्रेफर्ड फुट इज इक्वल टू राइट। देखो राइट वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं,
कितने रिकॉर्ड्स हैं जो राइट से मिले, ठीक है। लेफ्ट वाले रिकॉर्ड्स आ गए, राइट वाले। अब मुझे क्या करना है, पाई प्लॉट करना, PLT डॉट पाई, PLT डॉट पाई प्लॉट बनाए, ठीक है। जो डेटा आपको पाई में दिखाना है लिस्ट में वो दे दो, क्योंकि अभी मेरी 2 कैटेगरीज हैं, हो सकती है मेरी 5, 7, 10 कैटेगरीज हैं, ज्यादा भी हो सकती है ना कैटेगरी, तो लिस्ट में दे दो। पहले लेफ्ट, फिर पहले लेफ्ट दे दिया, फिर लेबल्स, ताकि पता चले कि लिखा गया है PLT डॉट। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर पहले इतना चला देते हैं। इतने से पाई चार्ट बन जाएगा। लेफ्ट फुट वाले लोग इतने, राइट फुट वाले लोग, ठीक है। 2, 3, 4 कैटेगरीज होती तो उसमें डिवाइड हो जाता। अच्छा, अभी इसमें नंबर्स नहीं आ रहे, मैं चाहती हूँ कि इसमें नंबर्स भी आए ना, डेटा भी तो आना चाहिए ताकि पता चले। तो डेटा दिखाने के लिए, अच्छा डेटा भी इसमें परसेंटेज प्रोपोर्शन आती है, नॉर्मली पाई में हमेशा प्रोपोर्शंस में डेटा, तो मैंने लिखा ऑटो परसेंटेज, ऑटो परसेंटेज क्या करेगा, ये परसेंटेज दिखाएगा, परसेंटेज डॉट 2f, परसेंटेज डॉट 2f मतलब 2 फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स तक, ठीक है। परसेंटेज की फॉर्म में इसमें देखा 23.34% ऑफ पीपल लेफ्ट फुटेड है और 75.66%, ठीक है। ऑटो ठीक है। ये लास्ट वाला जो परसेंट है, ये परसेंट का साइन साथ में शो करेगा और वो फॉर्मेट देंगे परसेंट आगे पीछे, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक होंगे। जैसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस का बनाएंगे तो वहां पे पाई चार्ट यूज करेंगे। आपका एक्सपेंडिचर ग्रुप्स मान लो है कि आपने ट्रैवल पे कितना खर्च किया, आपने एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च किया, आपने फूड पे कितना खर्च किया, वो पाई चार्ट में हम दिखा देंगे ना, हर कैटेगरी में आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वहां पे पाई चार्ट यूज हो सकता है, क्लियर है। अच्छा, अभी ये पाई चार्ट जुड़ा हुआ है, अगर आप इसे चाहते हैं कि ये जैसे फट जैसे फॉर्म में आए तो उसके लिए एक आर्गुमेंट होता है एक्सप्लोड, एक आर्गुमेंट होता है एक्सप्लोड। ऐसे ये एक्सप्लोड होगा, अलग अलग, ठीक है। 0.1 ऊपर 0.1, ठीक है। ऐसे हम क्या बना सकते हैं, पाई चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 कैटेगरीज पहले से बनी हुई थी, लेफ्ट और राइट। कई बार क्या होता है कि आपके डेटा में कैटेगरीज बनी ही हुई है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पांडास में बताया ना कि आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक नया कॉलम बना लो जो उस कंडीशन को फॉलो करता है। एक कैटेगरी बना दो, दूसरी कैटेगरीज बना लो ना, ठीक है। वो कैटेगरीज बना के उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, पाई चार्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। आज हम ये करेंगे, कल हम आगे करेंगे थोड़ा मैट्रिमोनियल और थोड़ा मैं आपको सीबॉन। बाय बाय।